देखिए, हम लोग के भोजपुरी में कहावत है, थोथा चने बाजा मने बजे घना। समझ रहे हैं आप? इजराइल अब कुछ है नहीं उसके अंदर। जिस तरह से 300 उनके अफसर, पायलट, मोसाद के अफसर, उनकी लिस्ट जारी किया ईरान ने, उनका एड्रेस जारी किया, उनका कांटेक्ट, सब कुछ डिटेल जारी कर दिया। तब इन्होंने 15 आदमी की लिस्ट जारी कर दी नेतन्याहू ने। ये अब पूरी तरह से अब दुनिया के सामने इनका एक बाल तो खत्म हो गया, इनको कोई पूछ नहीं रहा है और ये क्या बोलेंगे कुछ नहीं है। मसला इस वक्त ईरान और इराक का नहीं है मुमताज भाई। वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई कार्यक्रम होता है या कोई दीन का काम होता है तो दुनिया भर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मसला इस वक्त चल रहा है अफगानिस्तान और ईरान के बीच का। जो बातें अफगानिस्तान के साथ ईरान हो रही है वो बहुत अहम मसला है। वो मसला क्या है? अभी भी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन प्रस्त लोग मुसलमान बैठे हैं जो अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं और दिल से वो अमेरिका को चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां तालिबानों की सरकार आ गई तो अभी अमेरिकन खत्म हो गए। ये वही अमेरिकन है, अफगानी, जो जाके ईरान के अंदर इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कई हजार लोगों को फांसी दी गई है और कई लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। अफगान ने इस पर बहुत गहरी चिंता जाहिर करते हुए ईरान से दोनों की बात हुई है और उन्होंने भी अपने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका प्रस्त लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये लोग जिस तरह से बॉर्डर्स पहले एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो जिस तरह से आना जाना होता था, अभी वीजा पॉलिसी भी सख्त कर दी है। ईरान के गजा के आजादी के लिए यानी फिलिस्तीन की आजादी के लिए जो अगली मुहिम होने वाली है उसमें अफगानिस्तान के लड़ाके, इराक के लड़ाके, यमन, हुती, हिजबुल्ला और सीरिया, बहुत से हद तक टर्की के लोग भी इस पूरी लड़ाई में आज नहीं तो कल इकट्ठा होंगे। और जो हम बार बार बात करते हैं कि तेल अवीव तक मार्च करने की तैयारी चल रही है, उसी तैयारी का एक हिस्सा है। आप ठीक है, अभी कोई दीनी काम के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई तो बहाना चाहिए होता है ना इकट्ठा होने के लिए। तो अफगानिस्तान पूरी तरह से अब उसका पिक्चर साफ हो गया है। इस लड़ाई में वो पूरी तरह से आने वाला है और आ भी चुका है। 2 लाख जो लड़ाकों की सेना गजा के अंदर हो गई है, वो कहां से हो गई है? वो इराक के लड़ाके हैं, वो अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं, वो सीरिया से आए हुए लोग हैं, जॉर्डन से लोग आए हुए लोग हैं। ये तमाम लोग अंदर ही अंदर ये पूरी तैयारी कर रहे हैं और इस बात का अंदाजा नेतन्याहू को हो चुका है। इसीलिए वो कई दो कल तक तो बहुत धमका रहे थे कि हम पूरा गजा कब्जा कर लो। आज उनका थोड़ा नजरिया ढीला पड़ा, आज बातें भी थोड़ा ढीली किए। अब जो है अमेरिका, देखिए इजराइल जो है वो अमेरिका का एक गेटवे ऑफ अरब है। यानी अमेरिका खुद ना आकर के उसने अपना एक दूत बना करके इजराइल को 1947 से पूरे अरब पर कब्जा करने के लिए भेजा। और ग्रेटर इजराइल का जो सपना बना करके आईडीएफ के जो सोल्जर्स होते हैं ना, उनके बाजू पे ग्रेटर इजराइल का नक्शा बना हुआ है। अब सोचिए कि वो कितना, ये डरवाने के लिए सब किया जा रहा था। ये सब अरब जगत के लोगों को ये डरवाने के लिए कि हम ग्रेटर इजराइल अगर बनेगा तो क्या अरब बच जाएगा, क्या जॉर्डन बच जाएगा, क्या सीरिया बच जाएगा, क्या यमन बच जाएगा, इजिप्ट बच जाएगा, इन सारे को मिला के न बनेगा। तो आज जो लोग ये चुप बैठे हैं। और दूसरी बात, यमन और ओमान, ये दोनों अगल बगल के कंट्रीज हैं। ओमान के जो बादशाह हैं वो बेहद ईमानदार और अच्छे हैं, जिसके चलते ओमान बहुत आगे तरक्की किया। और उसी के बगल में वो यमन के जो बादशाह थे वो भी अमेरिका पसंद थे। अमेरिका ने उनको जहाज दे रखा था, अमेरिका के पैसे सब उनके अमेरिका में जमा होते थे सारा। तब जाकर के अगर आज हूती नहीं होते तो इस फ्रंट पे भी गजा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन आज जो यमन के हूती ने, जो हूती कोई गवर्नमेंट तो है नहीं यमन की, लेकिन आज यमन के जितने हिस्से पे हूती काबिज है, उसके चलते लाल सागर में इजराइल और अमेरिका दोनों फंस गया। अब समस्या इन लोग के सामने क्या आ रही है? लाल सागर भी ये जा नहीं सकते, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जा नहीं सकते। यूएई के सामने से अगर उनको जगह मिलती है समुद्र के अंदर से वार करने के लिए, ऑलरेडी एक वारशिप उनका खड़ा भी है अमेरिका का, लेकिन वहां से बात बन नहीं पा रही इनकी। अरब जो है वो अपना बेस, अब सारे बेस को तो ईरान ने तबाह कर दिया। अब अमेरिका के पास बचा क्या है? B2 बॉम्बर का डर दिखाते थे, वो भी खत्म हो गया। उनको अपनी बड़ी लंबी चौड़ी पता नहीं कितने बम का नाम लेते थे, उनका वो भी खत्म हो गया। ये हालत हो गई कि ईरान की मिसाइलों ने जब इजराइल के तेल अवीव में हमला शुरू किया
तो खंडहर बना दिया तेल अवीव को। तब जाकर के दुनिया ये समझ पाई कि न तो इजराइल कुछ है और न अमेरिका कुछ है। आज जिस तरह का हमला तेल अवीव पर हुआ है हूती के द्वारा, बरगुरियन एयरपोर्ट जब वहां से एक आध फ्लाइट उड़ने की कोशिश करती है, तब हूती की मिसाइलें उसको तबाह कर देती है। अगर उनका इजराइल आज की डेट में पूरी दुनिया का कोई भी कंट्री अगर इजराइल की मदद भी करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि रास्ता नहीं है। जॉर्डन जाने देगा नहीं, अरब जाने देगा नहीं, इजिप्ट रफा बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं और समुद्र रास्ते पर हूती का कब्जा है। आज सेटलर्स जो इजराइल के सेटलर्स हैं, वहां पे जो रफा बॉर्डर से ट्रक्स आ रहे थे तेल और आटा लेकर के, उनके टायर को पंक्चर करके उस गाड़ी को तबाह कर दिया। कई सौ गाड़ियों को आज पलट दिया गया। जो सेटलर्स हैं इनके इजरायली सेटलर्स जो फिलिस्तीन के अंदर है, इस हरकत पे ये लोग उतर चुके हैं कि इनकी ये हरकत ये गवाही दे रही है कि बेहद नीचे झुक चुके हैं ये लोग, घबराए हुए हैं, हताश और निराश हैं। किसी भी तरह से इनको लगता है कि अब हमारे सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। इसलिए ये इस स्तर पे गिर चुके हैं कि एक आम इंसान की राहत सामग्री जो जा रही थी फिलिस्तीन और गजा के लोगों के लिए, उनको घेर करके उनका टायर पंक्चर किया गया और उसको गिरा दिया गया और सब डिस्ट्रॉय किया गया। इस तरह की हरकत, और ये कौन करवा रहा है? इजराइल अपने सेटलर्स को खुलेआम हथियार बांट रहा है, असॉल्ट राइफल्स फ्री में बांट रहा है और गोलियां दे रहा है कि तुम लोग मारो, जहां मिले वहां मारो, कोई कानून नहीं है। अब दुनिया में आज ब्राजील के अंदर, जर्मनी के अंदर लाखों मेल्स आए उनकी गवर्नमेंट को कि आप गजा के जेनोसाइड के लिए क्या कर रहे हैं। ये वो कंट्रियां हैं जो अमेरिका के कभी बहुत करीब हुआ करती थी। जब यूएन का वोटिंग का मामला था, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने का जब मामला था, तो ब्राजील ने भी फिलिस्तीन के वो खिलाफ वोट किया, अमेरिका के साथ वोट किया था, और कनाडा ने भी अमेरिका के साथ वोट किया था। आज वो सारे, फ्रांस ने भी उनके अमेरिका के साथ वोट किया था। उसमें से 5 कंट्री, 6 में से 5 कंट्री फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की मंजूरी नहीं दिया, अपने यहाँ जगह भी दे दिया कि तुम हमारे यहाँ दूतावास खोल लो। अब अमेरिका अकेले पड़ चुका है और इजराइल किसी काम का नहीं रह चुका है। अगर ये ईरान से, और ईरान पूरी तैयारी के साथ बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, वो इस हद तक तैयारी कर रहा है कि अगर इजराइल के साथ अमेरिका ने दोबारा कोशिश की तो इस बार ईरान की मिसाइलें कैलिफोर्निया पर भी गिरेंगी और अमेरिका के ऊपर भी गिरेंगी। जब कैलिफोर्निया पे ईरान की मिसाइल गिरेगी तब जाकर के अमेरिका भी सरेंडर होगा। और जो हाल आज इजराइल का हो गया है, आने वाले समय में अगर उनका अहंकार नहीं टूटा, मैं जब बार बार कहता हूं ना कि अमेरिका को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो तो ट्रंप ही काफी है। तो ये बात जान लीजिए कि फिर अगर दोबारा हमला होता है ईरान का इजराइल के ऊपर और अमेरिका उस बीच में आता है, तो अब ईरान ने अपनी तैयारी इस हद पर कर रखी है कि ईरान की मिसाइलें कैलिफोर्निया पे गिरेंगी, अमेरिका के बड़े बड़े शहर पे गिरेंगी। और उधर से रूस जो है यूक्रेन से खाली हो रहा है धीरे धीरे। इसीलिए अमेरिका यूक्रेन के युद्ध को समाप्त नहीं होने देना चाह रहा है, जबकि वो समाप्त ही के करीब है, लेकिन बार बार उसको हथियार दे करके उसको उकसाने की कर रहा है। वो अमेरिका ये चाहता है कि रूस इधर उलझा रहे। नहीं तो अगर इस बार इजराइल के हमले, ईरान के हमले अगर इजराइल पे शुरू होते हैं और अमेरिका बीच में आता है, तो रूस से भी मिसाइलें जाएंगी और ईरान से भी मिसाइलें जाएंगी और अमेरिका के बड़े बड़े शहर तबाह हो जाएंगे। जो हाल तेल अवीव का हुआ, वही तैयारी चल रही है ईरान और रूस के द्वारा, क्योंकि रूस से बहुत बगल में है अमेरिका, बहुत दूर नहीं है। तो रूस और ईरान मिलकर के अमेरिका का वो हाल करेंगे, इजराइल के साथ साथ कहते हैं ना कि बड़ा तो बड़ा, छोटे मियां सुभान अल्लाह। तो इजराइल तो जा ही रहा है, उसके साथ साथ अमेरिका भी अपने अंतिम दौर में अपनी तबाही देख लेगा। ये तैयारी पूरी तरह से ईरान कर चुका है। जी मुमताज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, कल हमने इसके बारे में बड़ा डिटेल से डिस्कशन किया था कि ये जो रिजोल्यूशन कैबिनेट ने पास किया था उसके ऊपर क्या रद्द अमल आया है, हमास का और जो बाकी मज़ाहमती ग्रुप हैं उनका क्या रद्द अमल आया है, और बाकी इस खित्ते में और दुनिया में क्या रद्द अमल आया है। जहां तक रेसिस्टेंस की बात है, वो तो बिल्कुल डिटरमिन्ड है कि अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया
तो इस बार जो आपको पनिश हम करेंगे वो पिछली बार के जितने मुकाबले हुए हैं उससे कहीं ज्यादा होगा, और ऐसा बहुत मुमकिन लगता है। लेकिन मैं आपके सुनने वालों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में बतला दूं। मैं अभी खबर पढ़ रहा था कि जब ये कैबिनेट में रिजोल्यूशन पास हो रहा था, तो जो इजराइल के दो हार्ड लाइन मिनिस्टर्स हैं जो नेतन्याहू के इत्तेहादी हैं, एक उनका फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच और दूसरे उनके इंटीरियर मिनिस्टर इतमार बिन ग्विर, इन दोनों हार्ड लाइन मिनिस्टर्स ने इस रिजोल्यूशन को अपोज किया और उसके खिलाफ वोट डाले, क्योंकि इस रिजोल्यूशन में एक कंडीशन ये थी जो कि कल निकल के इतनी ज्यादा सामने नहीं आई थी। उसमें ये था कि अगर हमास के साथ नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाते हैं और उनके साथ डील हो जाती है, तो फिर वो गाजा को ऑक्युपाई करने का जो ये रिजोल्यूशन है उसके ऊपर अमल नहीं करेगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि देखिए निगोशिएशन में दोनों फरीकों के बीच एक साइकोलॉजिकल बर्तरी हासिल करने की कोशिश हो रही है, और अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस को, अपनी अपनी आवाम को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि इस डील में, इस सिचुएशन में उनका अपर हैंड रहा है। तो एक जो ये इसका रिजोल्यूशन कल पास हुआ है, बहुत मुमकिन है ये जो कंडीशन उसने डाली है और ये जो हार्ड लाइनर्स ने उसको अपोज किया है कि कहीं ना कहीं इसका निगोशिएशंस के साथ कोई लिंक है। और आज भी ये खबर आ रही थी कि जो विटकॉफ है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के यहाँ पे एक तरह से पॉइंट मैन है, वो दोबारा से उन्होंने कतर के साथ कम्युनिकेशन अपना शुरू किया है, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो निगोशिएशन चल रहे थे उन्हें दोबारा से शुरू किया जाए और किसी न किसी डील की तरफ पहुंचा जाए। तो ये तो सिचुएशन हो गई गजा को और इजराइल को लेके। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है कि जैसे लेबनान है, लेबनान के अंदर जो सीज फायर हुआ था 8 महीने पहले, दिसंबर लास्ट ईयर को वहां पे सीज फायर हुआ था। उस सीज फायर के बाद एक पार्टी उसका लगातार उल्लंघन कर रही है, वहां पे कंटिन्यूअसली बमबारी कर रही है। और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जो लेबनान की सरकार है वो बजाय इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेने के, वो अपने ही मुल्क की जो एक आर्मर्ड फोर्स है जिसने उस मुल्क को इजरायली कब्जे से आजाद करवाया, और अपनी 18 साल की जद्दोजहद के बाद, क्योंकि इजरायली 1982 से साउथ लबनान के अंदर काबिज थे और हिजबुल्ला के जद्दोजहद की रेसिस्टेंस की वजह से ही सन 2000 में उन्हें ये इलाका खाली करके जाना पड़ा था। और उसके बाद से जब से उन्होंने मजामत की थी, इजरायली फौज लबनान के अंदर टिक नहीं पाई थी। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जो लबनान की प्रेजेंट सरकार है वो बजाय इन स्टेप्स को अप्रिशिएट करने के उल्टे हिजबुल्ला को डिसआर्म करना चाहती है। और ऐसा खबरों में आया है कि उन्हें $1 बिलियन प्रॉमिस किया गया है, और ये अमेरिकन वहां पे टॉम बारिक उनके एम्बेसडर थे, वो गए थे। ये इजराइल के लिए ये काम कराना चाहते हैं ताकि हिजबुल्ला इजराइल के लिए वहां से फिर खतरा ना बन सके, और हिजबुल और इजराइल जब चाहे लबनान पे जैसे चाहे अपना बमबारी कर सके। तो फिलहाल ये उनकी कोशिश है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि देखिए हिजबुल्ला के खिलाफ वो मिलिट्रीली कामयाब नहीं हो पाए, तो अब पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से उसको डिसआर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज वो निगोशिएशन के जरिए हमास के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने मिलिट्रीली तो इनके सामने वो हार गए, इनका मुकाबला नहीं कर पाए। और आज मैं पढ़ रहा था कि देखिए अमेरिका के एक यहूदी हैं, ज्यूज हैं, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लॉयर हैं, बड़े अपराइट एंड ऑनेस्ट आदमी हैं। उनका नाम है नॉर्मन फिंकलस्टाइन। मैं उनको अक्सर सुनता रहा हूँ। उन्होंने
ये बयान दिया कल कि उन्होंने ये कहा कि देखिए, पहले अब तक हम ये कहते रहे हैं कि फिलिस्तीनी फाइटर्स हीरोज की तरह लड़ते हैं, लेकिन आज हम ये कहते हैं कि हीरोज फिलिस्तीनी फाइटर की तरह लड़ते हैं। यानी ये एक इतना बड़ा उन्होंने फिलिस्तीनी कौम को जो गजा में मुकाबला कर रही है, एक खराज अकीदत कह लें, खराज तहसीम उन्होंने पेश किया है उनकी बहादुरी के और उनकी जुर्रत के लिए। तो अब मैं जैसे ये बतला रहा था कि हिजबुल्लाह के साथ भी डिसआर्म करने की और जो हमास के साथ निगोशिएशंस चल रहे हैं उसमें भी ये शरायत डाल रहे हैं कि देखिए हिजबुल्लाह हमास डिसआर्म हो और इस पूरे एरिया को डिमिलिटराइज किया जाए, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमास तैयार होगी गजा के अंदर या हिजबुल्लाह तैयार होगा लबनान के अंदर, या लबनान की मिलिट्री में इतनी ताकत है कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर सकती है। लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने एक रिफ्ट लेबनान के अंदर पैदा करने की कोशिश की है, ऐसे वक्त में जहां पे लेबनान की खुद की आर्मी और हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके अच्छी तरह से लेबनान का दिफा कर सकते थे, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ मेरी नजर में ये खड़ा करने की कोशिश है। तो ये तो हो गई हमास और हिजबुल्लाह की और जो उनके निगोशिएशंस चल रहे हैं उनकी बात। और जहां तक ईरान की बात है, जैसे मैंने अर्ज किया था कि वहां पे इसका बड़ा शदीद रद्द अमल हुआ है। और एक मैंने आपसे ये बोला था कि जो ईरानियंस हैं वो बेसिकली 3 फील्ड पे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। एक है उनकी एयरफोर्स, दूसरा है उनका एयर डिफेंस सिस्टम, और तीसरा था उनका कि जो मोसाद का नेटवर्क ईरान के अंदर था उसको डिसमेंटल करना। अभी आपने वहां के जो साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर रिसर्च पे काम करते थे, वो प्रोफेसर वगैरह भी थे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते थे, उनको ईरान ने अंडरग्राउंड कर दिया है और सेफ हाउसेस के अंदर पहुंचा दिया है। और एक मैं खबर पढ़ रहा था कि अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 5 अगस्त के आसपास, उन्होंने एक ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट और बड़े जो रिसर्चर थे, वादी उनका नाम था, उनको फांसी दी थी। और उस फांसी के दूसरे दिन फिर उनका एक वीडियो कन्फेशन का जारी हुआ था, जिसमें वो ये बता रहे थे कि उन्हें किस तरह से मोसाद ने रिक्रूट किया। तो वो उसमें ये बतला रहे थे कि वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे वियना के अंदर, तकरीबन 2010 के आसपास, और जहां पे उनकी मुलाकात हुई थी किसी से, फिर उन्हें एक सेफ हाउस में ले जाया गया था। वहां पे उनके सारे कपड़े उतारे गए थे, उनकी एक एक चीज की चेकिंग की गई थी, फिर उन्हें वहां रिक्रूट किया गया और उन्हें पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में देने का प्रॉमिस किया गया, उनका अकाउंट खुलवाया गया। और किस तरह से उन्होंने फिर ईरान के जितने भी न्यूक्लियर सीक्रेट्स थे या एसेट्स थे या जो उनका रिसर्च प्रोग्राम था या जो उनके साइंटिस्ट थे या जो उनकी लोकेशंस थी या जो ईरानियंस की प्रायोरिटीज थी, किस उसके ऊपर वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें बता रहे थे कि पहली प्रायोरिटी पे फारदोव है, दूसरी पे नतान्ज है, और बाकी फैसिलिटीज अलग अलग आती हैं। और उन्होंने हर साइंटिस्ट की जो उन पे काम कर रहा था उनकी कंप्लीट डिटेल के किसका क्या रोल है वो सारी दी थी। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो कैमरास थे उन्होंने इन इंस्टीट्यूट के ये जो उनके इंस्टॉलेशंस थे उनके आसपास लगाए थे कि जिनसे ये सारी इंफॉर्मेशन जो इजरायली इंटेलिजेंस थी उन्होंने गैदर की थी। तो ये अब देखिए जैसे इतना उनका डीप पेनिट्रेशन वहां पे था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो ये सारे एक्शन ले रहे हैं कि फर्स्टली कि अगर कोई एग्जिस्टिंग अभी भी उनका मोल है तो उसको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज किया जाए, और बाकी अपने सिस्टम को कैसे इफेक्टिव इतना बनाया जाए कि जो एनिमी इंटेलिजेंस है उसको पेनेट्रेट ना कर पाए। तो ये उनकी इंटरनल कोशिशें चल रही हैं, ये मिलिट्री लेवल पे, इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पे और अपनी फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे भी, क्योंकि ईरान इस खित्ते का बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है और उनका जो रोल इस 12 दिन की जंग में जो उनकी मिलिट्री ताकत दुनिया ने देखी है वो इस बात का एतराफ करते हैं। तो फिलहाल जो ईरान है
जो उसकी पॉलिसी यहाँ पे है वो फिलहाल अपने इंटरनल चैलेंजेस को वो एड्रेस कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरी नजर में वो यहाँ पे कोई बड़ा रोल अदा करेंगे। लेकिन मुझे अभी भी कई बार, जैसे हम डिस्कस करते हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पोस्चरिंग जो है सब तरफ से जो चल रही है, ये अपनी अपनी निगोशिएटिंग पोजीशन को शायद मजबूत करने के लिए चल रही है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई इरेशनल डिसीजन मेकर होता है जिसकी अपनी ईगो हर्ट हुई होती है, वो कई बार रेशनल डिसीजन नहीं लेता, और एक जरा सी गलती, एक जरा सी चिंगारी इस पूरे खित्ते को बारूद में बदल सकती है। तो जी फिलहाल अभी तक के लिए इन सब के बारे में ये मेरा असेसमेंट है। जी मुमताज।